नमस्कार, जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 84 84 नंबर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले लगातार तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा से हमने डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन, विभिन्न आयाम, उनके लेक्चर्स तमाम हमने बात की। कैबिनेट मिशन और गोलमेज सम्मेलन, पूना सत्याग्रह, उनके व्याख्यान, कई मुद्दों पे हमने लगातार बात की है। लेकिन इतिहास के छात्र होने के नाते मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण किसी बड़े महान व्यक्ति का लेखन, भाषण है, उनके जीवन को पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, उनके आंदोलन को पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है उनके संदेशों को पढ़ना। क्योंकि जो संदेश लिखते हैं, चाहे वो किसी छात्र संगठन को लिखे, चाहे नेता को लिखे, व्यक्ति को लिखे, संस्था को लिखे, तो संदेश में बेसिकली उनके जो जीवन का सार है वो सार समाहित होता है। तो इसलिए संदेशों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर 3 एपिसोड में हम उनके संदेश के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने विभिन्न संगठनों को, संस्थाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया था कि भविष्य की योजना के बारे में। तो चलिए, इसमें पहला जो संदेश है वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मराठा जर्नल था, उसकी पहली जो फर्स्ट एनुअल जर्नल को उन्होंने एक संदेश दिया था। और यह संदेश अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पूना के नाम से दिया गया था, डॉक्टर अंबेडकर ने भेजा था। और ये जर्नल मराठा विशेषांक निकला था। और कल मैंने आपसे बात की थी कि नेताओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल की बात की थी। लेकिन आज मुझे ये मिला कि अंबेडकर के नाम पे 1944 में 30 जुलाई 1944 में स्थापित हुई थी अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पूना में। पूना के कोई साथी अगर सुन रहे हों, मुझे ये एपिसोड देख रहे हों, तो पता करें, डॉक्यूमेंट्स निकालें कि आखिर इस संस्था का क्या हुआ, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। इस संस्था का, अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का जो मैसेज था वो था अध्ययन, सेवा एवं त्याग, स्टडी, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। ये उनका स्लोगन था उस संस्था का। और ये संदेश छपा हुआ है वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 72। तो इस संदेश को पढ़ना जरूरी है। उन्होंने लिखा है, बहुत ज़रूरी है, एक पैराग्राफ का संदेश है। उन्होंने लिखा है, जो कि हम लोग इतिहास के छात्र होने के नाते बराबर ये पढ़ते रहते हैं, कि हमेशा मेरी धारणा रही है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज़ पावर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज हमारे नेता पढ़ते लिखते नहीं हैं, ना पढ़ने लिखने के कल्चर को प्रमोट करते हैं। आगे लिखते हैं, अनुसूचित जातियां आज़ादी एवं स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक वे सभी प्रकार के ज्ञान की गहराई को आत्मसात नहीं कर लेते। कितनी बड़ी बात है। आज भी अनुसूचित जाति अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है। और उन्होंने ये 1940s में ये बात कही थी कि जब तक डिफरेंट डिसिप्लिन में आप ज्ञान नहीं कर लेते, तब तक आपकी आज़ादी और स्वतंत्रता संभव नहीं है। आगे लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पूना इस दिशा में एक विश्वसनीय प्रयास करेगा। मेरी दिलचस्पी इस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में ज़्यादा बढ़ रही है। कोई साथी इसको ढूंढे कहाँ है, क्या हुआ इस स्कूल का, कि ज़्यादा विश्वसनीय प्रयास करेगा। द मराठा फर्स्ट एनुअल जर्नल जो निकला है, जो स्मारिका निकली है, वार्षिक स्मारिका, एक अच्छा प्रयास है। और मैं इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। एक पैराग्राफ में बहुत कुछ है। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। अब आइए, अब डॉक्टर अंबेडकर का एक और दिलचस्प जो है संदेश आपको पढ़ाता हूँ। और यह संदेश है 1946 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनाव हार गया था। ये आप सबको पता होगा, पिछले कई एपिसोड्स में हमने जिक्र भी किया है।
तो चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक संदेश भेजा था पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और यह जो है जय भीम नामक पत्रिका में 1946 में ये छपी थी। ये तो संदेश क्या है, उनका टाइटल है, ये मिलेगा वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 78। टाइटल है आई डू नॉट शेयर डिफीटिस्ट मेंटालिटी, कि मैं पराजयवादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करता। और लिखते हैं कि अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पिछला आम चुनाव हार गया। इसके हार के परिणाम स्वरूप कुछ ने इसे छोड़ दिया और कुछ ने इसमें अपना विश्वास खो दिया। मैं इस पराजयवादी मानसिकता में विश्वास नहीं करता हूँ। संघ का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव जीतना नहीं है संघ का उद्देश्य। यह चुनाव जीतना सिर्फ संघ का आदर्श नहीं है। संघ का आदर्श शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आदर्श जनता की सेवा करना है, जिसके लिए यह स्थापित किया गया है। तो जब तक यह समस्या रहेगी, संघ किसी न किसी रूप में कार्यरत रहेगा। संघ की हार का स्वागत किया जाना चाहिए। इस पराजय ने संघ में शामिल हुए कुछ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, अवांछनीय तत्व, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को बाहर निकालने में सहायता की है। इलेक्शन के बाद सफाई हो जाता है। जो लोग अभी संघ में रह गए हैं, उनके ऊपर अत्यधिक दायित्व है। उनके लिए मेरा संदेश है कि संघ की पराजय खराब मौसम में ध्वस्त हुए पेड़ की भांति है, वृक्ष की भांति है, लेकिन यह निश्चित है कि उसकी जड़ें मृत नहीं हुई हैं, रूट्स उसके अभी जीवित हैं। जैसे आंधी तूफान में पेड़ टूट जाता है ना, उखड़ जाता है, लेकिन जड़ें बची रहती है, वो पेड़ फिर निकल आता है। यही संदेश है कि एक हार से आत्मविश्वास नहीं खोना है, लगातार बने रहना है, लगे रहना है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा नहीं, लोहा को इतना पीटो कि हथौड़ा गर्म हो जाए। एक ही पॉइंट पे फोकस करके आपको लगातार लगे रहना है, लगातार डटे रहना है। एक तीसरा संदेश आइए, ये भी बहुत, ये स्टूडेंट फेडरेशन को लिखा गया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन को लिखा गया संदेश है। इसका जो सम्मेलन जो है वो 25 से 27 दिसंबर 1946 को नागपुर में होना था, और इसका उद्देश्य था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का संविधान तैयार करना। संविधान का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 12 मई 1945 में बम्बई में उसके प्रथम सम्मेलन में हुई थी, और यह दूसरा सम्मेलन था जिसमें संविधान बनाने की योजना थी। डॉक्टर अंबेडकर इस सम्मेलन में नहीं जा पाए थे। उनकी इच्छा थी जाने की, लेकिन जा नहीं पाए थे। उनकी इतने इंगेजमेंट थे, व्यवस्थाओं के कारण नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने भारत के अंतरिम सरकार के जो लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको इस सम्मेलन में जाने का प्रस्ताव दिया था, उनको अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल वहाँ एज ए बतौर अध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे। तो इस सम्मेलन का क्या महत्व है, सब बहुत दिलचस्प है। ये सुनिए एक एक बात कि यह इस सम्मेलन का बहुत ही हिस्टोरिक, ऐतिहासिक महत्व है। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है कि सिर्फ 9 दिन में इस सम्मेलन की तैयारी की गई थी। 16 दिसंबर को स्वागत समिति का गठन हुआ था और 25-27 दिसंबर को तैयारी हो गई। 9 दिन में। और कितने लोग शामिल हुए थे मैं अभी बताता हूँ। इस कम समय के बावजूद पूरे भारत से तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स, बॉयज़, लड़के, और 500 गर्ल्स स्टूडेंट, लड़कियां इसमें शामिल हुई थी। पता नहीं, ये देख के तो लगता है कई बार कि जाने कहाँ गए वो दिन। और इसमें टोटल जो है लगभग 30,000 लोग शामिल हुए थे। छात्रों का कार्यक्रम है, 30,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। बम्बई, उत्तर प्रदेश,
सेंट्रल प्रोविंस, बरार, मद्रास, बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली, तमाम जगहों से यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे थे और इनको ठहराने का इंतज़ाम किया गया था नागपुर स्थित चौक मेला कन्याशाला में। स्कूल था कोई। सो यह सम्मेलन कस्तूरचंद पार्क के एक बड़े मैदान में एकदम अत्यंत सुसज्जित पंडाल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष जोगेंद्रनाथ मंडल थे। तकरीबन 40,000 लोगों की भीड़ थी। 40,000 लोगों की भीड़ ने 25 दिसंबर 1946 को शाम 6:30 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे जोगेंद्रनाथ मंडल का स्वागत करने के लिए। सोचिए 40,000 लोग, नागपुर रेलवे स्टेशन जाम पैक हो गया होगा, शहर पूरा पहुँचे थे। और सॉरी, मैंने 30,000 कहा था, 30,000 से ज़्यादा लोग थे। 40,000 लोग पहुँचे थे स्वागत करने के लिए। स्वागत करने वाले में जो संगठन थे, समता सैनिक दल एवं मुस्लिम लीग और समता सैनिक ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। उसके अलावा अनुसूचित जाति संघ और सरकारी अधिकारी भी वहाँ पे शामिल थे। तो ये था पूरा बैकग्राउंड। अब 20 दिसंबर 1946 का दिल्ली से 2 वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली, यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का लिखा गया पत्र है। और यह पत्र लिखा गया था, संदेश जो लिखा गया था, ये लिखा गया था टीवी गेदाम, जो कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अनुसूचित जाति विद्यार्थी मोर्चा संघ के महासचिव थे। उनको इन्होंने पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा ये संदेश छात्रों के नाम, और बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण ये संदेश है। प्रिय गेदाम, मुझे खेद है कि मैं अपनी पूर्व व्यवस्थाओं के कारण आपको पहले पत्र लिखने में असमर्थ रहा, मैं नहीं लिख पाया। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से के अधिवेशन से अलग अखिल भारतीय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोग्राम अधिवेशन आयोजित किया है। पहली बात कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से अलग ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोग्राम आपने आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह एक दूरदर्शी और विवेकशील निर्णय है, जिसके लिए मैं पूर्णतया सहमत हूँ। आज तो पता नहीं कहीं छात्र छात्राओं का संगठन ही कहीं नहीं बनता है। कहते हैं पूर्णतया सहमत हूँ। आगे, मैंने माननीय जैन मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल से बात की है। वो आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करने हेतु निश्चित रूप से आ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उपस्थित हो सकूं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह संभव नहीं लग रहा है। लेकिन मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूं। हमारे बच्चों को 2 बातें सीखनी चाहिए। बहुत गंभीर बातें हैं, ये ध्यान देने की बात है। 2 बातें सीखनी चाहिए। पहला तो यह सिद्ध करना होगा कि प्राप्त अवसरों के अनुसार वे योग्यता एवं क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। मेरिट का क्वेश्चन कि किसी से आप कम नहीं हैं, डोंट वरी, मेहनत करिए। और दूसरा, यह सिद्ध करना है कि उन्हें केवल व्यक्तिगत खुशी और व्यक्तिगत इंटरेस्ट को ही प्राप्त नहीं करना है, बल्कि अपने समुदाय को स्वतंत्र कराने, सशक्त बनाने एवं सम्मानीय बनाने की दिशा में अग्रसर होना है। यदि सम्मेलन में हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, दिमाग में इन 2 उद्देश्यों को बैठा दिया जाता है, तो यह अपने अस्तित्व की सार्थकता को सिद्ध करेंगे कि योर लाइफ इज़ मीनिंगफुल। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। भवदीय VR अम्बेडकर आदर्श सहित। क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, व्यक्तिगत मुक्ति से आप बड़े नहीं बनेंगे। सामूहिक, सामाजिक, कलेक्टिव फ्रीडम, ये दोनों संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और ये संदेश जो है आप देखेंगे पेज नंबर 79-80 में, वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में मिलेगा। एक आखिरी संदेश इसमें आपको बताता हूँ। ये संदेश है कि औरंगाबाद में एकनाथ अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। एकनाथ अनुसंधान समिति, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 2
सितंबर 1951 मतलब आज़ादी के बाद इन्होंने एक संदेश भेजा था। इन्होंने लिखा है कि मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि औरंगाबाद में एकनाथ अनुसंधान समिति का गठन हुआ। आजकल हमारे नेता लोग अनुसंधान से उनको मतलब नहीं है, कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। मुझे युवावस्था में महाराष्ट्र के सन्यासियों की साहित्यिक रचनाएं बहुत अच्छी लगती थी। मैं कह सकता हूँ कि इस साहित्य को पढ़ने से मनुष्य के नैतिक उत्थान में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। अम्बेडकर बार बार कहते हैं मार्क्स पढ़ो, रूसो पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। बार बार उनके राइटिंग्स में मैं देख रहा हूँ, बार बार ये उभर कर ये बातें आ रही हैं। मैं समिति की सफलता की कामना करता हूँ और लोक शिक्षा समिति की ओर से हर संभव सहायता देने का वचन देता हूँ। तो ये दिलचस्प है और अभी मैं कुछ और संदेश आपको अगले एपिसोड में पढ़ूंगा और आप देखेंगे कि किसमें पूरे उनके जीवन का एक सार है और उन्होंने भावी पीढ़ी को जो उन्होंने सीखा पूरी ज़िंदगी भर उन्हें चंद अल्फाज में, चंद पैराग्राफ में, चंद शब्दों में उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है और लगातार बने रहना है, लगे रहना है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। और व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अम्बेडकर साहब को जपना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है। मैं पढ़ के बोल सकता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये काम पहुँचाए। सब काम मैं अकेले स्वयं नहीं कर सकता। शुक्रिया साथियों, जय भीम।